दो पत्नियां, दोनों पति के साथ रहने को बेचैन। कोर्ट ने दिया गजब का फैसला, दोनों हो गई खुश। न्यायालय ने युवक को पत्नी को साथ रखने के आदेश दिए, लेकिन परेशानी ये खड़ी हो गई कि इन 15 सालों में युवक एक अन्य महिला से दूसरी शादी कर चुका था, जिससे उसे 2 संतान हो चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद युवक की पहली पत्नी उसके साथ रहने जा पहुंची, जिससे युवक की बसी बसाई गृहस्थी में फिर से भूचाल आ गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला थाने के परामर्श केंद्र पर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ 2 पत्नियां इस बात के लिए विवाद कर रही थी कि उन्हें अपने पति के साथ ही रहने दिया जाए। दोनों ही पत्नियां पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस पर परामर्श न्यायालय ने पति को आदेश दिया कि महीने में 15 दिन उसे पहली पत्नी के साथ रहना होगा और बाद के 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ ही उसे यह हिदायत भी दी गई कि अब उनके बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। घटिया में रहने वाले एक व्यक्ति का 15 साल पहले बामोरा में रहने वाली एक महिला के साथ विवाह हुआ था। कुछ समय तक तो पति पत्नी के बीच सब कुछ ठीक चलता रहा और उन्हें एक लड़का भी हुआ, लेकिन पति पत्नी के बीच धीरे धीरे मनमुटाव होने लगा। बढ़ती लड़ाई न्यायालय की चौखट तक पहुंची। न्यायालय ने इस विवाद को सुलझाने में लगभग 15 साल लगा दिए और यह फैसला सुनाया कि युवक को अपनी पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। पत्नी जो महिला थी जो अपने पास आवेदिका बन के आई थी, उसने अपने थाने पे एक आवेदन दिया था जिसमें उसका कहना था कि उसका पति उसको रख नहीं रहा है ऐसा। तो हमने उसके पति को बुलवाया था। फिर काउंसलर मैडम ने उनकी काउंसलिंग करी थी। तो काउंसलर मैडम ने उनसे पूछा तो उनका क्या है डिसीज़न ये हुआ कि उस वक्त एक पहले दिन जब काउंसलिंग हुई तो उनका कोई डिसीज़न नहीं आया। तो हमने उनसे बोला कि आप न्यायालय की शरण लें, क्योंकि थोड़ा पेचीदा मामला था उनका और जो कोर्ट में ऑलरेडी उनका मामला चल रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि आप न्यायालय जाके उनसे न्यायालय की शरण ले लें। तो उन्होंने फिर वो दोबारा थाने आए तो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, आप तो यहीं से जो भी आपका है वो आप करा दे। फिर हमने काउंसलर मैडम से बोला, मैंने कहा मैडम आप सुने। तो काउंसलर मैडम ने उन लोगों को सुना तो उनका ये हुआ कि पति ने कहा कि मैडम जो सेकंड पत्नी है वो उसे भी छोड़ना, क्योंकि उसका भी 2 बच्चे थे। और मामले में ये था कि पहली पत्नी को 14 साल वो अपने मायके में थी, पहली पत्नी। तो जो 14 साल थी ना, तो 14 साल में मतलब पति ने इसी बीच में दूसरी शादी कर ली। अब ये क्या कैसे, ये तो हमें नॉलेज नहीं है उनके बीच क्या सिचुएशंस बनी। फिर उसके बाद जब सेकंड उन्होंने शादी कर ली, फिर ये पत्नी का जो भी 14-15 साल बाद डिसीज़न आया, उसके बाद ये फिर पहली पत्नी इनके साथ रहने लगी। तो इनका जो भी मैटर आपसी समझौते से इन तीनों के बीच में जो बना, उसमें इन लोगों ने जो भी इनकी सहमति बनी, ये लोग रहने लगे। उसके बाद अपने पास फिर पहली पत्नी आई कि मैडम मुझे तो मेरे पति के साथ ही रहना है। तो उनको समझाया तो पति ने बोला कि मैडम मैं दोनों का खर्चा उठाने को तैयार हूँ, मैं सब मतलब दोनों को, किसी को भी मैं किसी एक के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। तो काउंसलर मैडम से उन्होंने बोला कि एक काम करें मैडम, आप उनसे बोलें कि मतलब मैं थोड़े दिन इनके साथ रहना चाहता हूँ, पति बोले, और थोड़े दिन इनके साथ। तो काउंसलर मैडम ने उनकी पत्नी से पूछा कि भैया आप क्या चाहती हैं, आप अगर ऐसा चाहती हैं क्या। मैडम ने कम से कम 3 से 4 बार उनसे कन्फर्म किया कि आप इस चीज़ में सहमत हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हाँ कर दी। तो मैडम ने कहा ठीक है भैया, 1 मंथ है, आप आधा थोड़े दिन रह लें। ऐसे करके उनका डिसीजन हुआ। नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 2 दिन पहले जहर खा लिया था। तबीयत बिगड़ने पर परिचित लोगों ने उसे सांवेर रोड स्थित निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था। उपचार के दौरान ही शाम 7 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द भी कर दिया। पुलिस ने बताया स्मॉल फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली क्षमा पति मोहनलाल राठौर, उम्र लगभग 34 साल, पिछले कुछ महीने से अंबर कॉलोनी में किराए से रह रही थी। बीते साल 2022 में सांवेर के मोहन राठौर से उसका विवाह हुआ था। विवाह के 6 से 7 महीने के दौरान पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद वो उज्जैन आ गई और परिचित महिला की सहायता से स्मॉल फाइनेंस कंपनी में नौकरी करने लगी। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे महिला ने जहर खा लिया। जब परिचित महिला उसके घर गई तो उसे सब पता चला। इसके बाद उसने साथ में काम करने वाले धर्मेंद्र नामक युवक को बुलाया और क्षमा को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। परिचित ने ही सोनकच्छ में रहने वाले भाई को भी सूचना दी। इलाज के दौरान शाम 7 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव बरामद किया। थाना नीलगंगा में 29/23 मर्ग कायम हुआ है, जिसमें मृतिका क्षमा राठौड़, पति मोहन राठौड़, निवासी 203 अंबर नगर, कोई जहरीला पदार्थ खाके जेके हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती हुई थी। इलाज के दौरान उसकी 24/8/2023 को 7:30 बजे मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी संघ,
मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के आह्वान पर संयुक्त होकर कर्मचारियों और अधिकारियों ने टावर चौक पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग रखी। एक दिन का सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए पुरानी पेंशन समेत कुल 39 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश के पटवारी पहले से 3 दिन के अवकाश पर हैं। शुक्रवार को तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के साथ जनपद सीईओ, राजपत्रित अधिकारी भी अवकाश पर चले गए। इस कारण कामकाज प्रभावित हो रहा है। शनिवार और रविवार को सरकारी छुट्टी होने से भी काम नहीं हो सकेंगे, यानी लगातार 3 दिन तक जनता से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे। संयुक्त मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र व्यास ने बताया कि अधिकारी कर्मचारी अप्रैल माह से धरना रैली ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित मांग पूरी की जाए, पुरानी पेंशन और भत्तों में परिवर्तन, महंगाई भत्ते की एरियर राशि दी जाए। पूरे प्रदेश का सामूहिक अवकाश कर शासन को चेतावनी दी है कि सितंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अप्रैल माह से धरना ज्ञापन रैलियों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे कि कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा किया जाए, उनके महंगाई भत्ते की एरियर राशि दी जावे, पुरानी पेंशन की बहाली की जावे, गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता आदि भत्तों की दरों में परिवर्तन किया जावे। हम लोगों को जो भत्ते मिल रहे हैं वे छठे वेतन आयोग के 15 साल से हमें वही वेतन भत्ते मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारा जो महंगाई भत्ते का एरियर देने के लिए जो पैसे का प्रबंध किया था वह सारा पैसा प्रदेश की लाडली बहनाओं को दे दिया गया और हम कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार लगातार अंगूठा दिखा रही है। अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी चुप नहीं बैठने वाले हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एक दिन का सामूहिक अवकाश आंदोलन कर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। शासन ने आने वाले दिनों में भी यदि कर्मचारियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो सितंबर माह में मध्य प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और मध्य प्रदेश की विकास की प्रगति का पहिया रोक देंगे। सहकारिता समिति पैक्स कर्मचारी अपनी प्रमुख मांग वेतन निर्धारण एवं कैडर में भर्ती को लेकर पिछले काफी लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं खाद्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन से मांग करते आ रहे हैं, मगर सरकार अन्य विभागों को रेवड़ियां बांट रही है, किंतु सहकारी समिति पैक्स के कर्मचारियों की मांगों को लेकर संजीदा नजर आ रही है। सरकार के इस रवैये से आक्रोशित सैकड़ों कर्मचारी संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष कमल सिंह राजावत के नेतृत्व में लामबंद होकर उपायुक्त को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष राजावत ने बताया कि यदि मांगों का निदान नहीं हुआ तो 16 अगस्त से 21 अगस्त तक सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और 22 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। इधर कर्मचारियों की मांगों को लेकर उपायुक्त का कहना है कि ये सारी समस्या पैसे से जुड़ी हुई है। सहकारिता विभाग के पास क्या क्षमता है और वो कैसे दे सकती है, सहकारी मंत्री और अधिकारियों पर निर्भर करता है। समस्या यही है साहब कि खाद मिली नहीं रही और कि वहाँ जो वर्कर ना है भी वहाँ सोसाइटी पर जी रहा के लिए भैया हमारा खाद नहीं मिल रही हो, यो नहीं मिल रही हो और तो के लिए मजदूरी भी नहीं करना ही रहा कि भैया हम दिन भर लाइन पर लग गया, हमारा खाद नहीं मिला। सेक्रेटरी साहब के लिए वो निदान क्यों जाए साहब। ये जो यहाँ बैंक में जो हड़ताल चल रही है इसके कारण हमें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जमा करना, हमारे ऋण निकालने में इसमें बहुत तकलीफ हो रही है और गांव में देखो तो वहाँ पे जो राशन की दुकान है वो भी बंद पड़ी हुई है, खाद नहीं मिल रहा है, इससे किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो कृपया करके इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। सहकारिता समिति कर्मचारी के तत्वाधान में हम उज्जैन जिले से 10वें दिन आज हड़ताल पर बैठे हैं और विगत दिनों से हमारी मांगें मानी नहीं गई है, तो हम अभी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे सरकार अगर जल्दी नहीं मानती है तो हम फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुंवर VS चौहान के नेतृत्व में जो आदेश देंगे उस हिसाब से हम सड़क पे उतरेंगे। सड़क पे उतरने के बाद में हम भोपाल जाके धरना आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम सरकार के मुख्य अंग है। हम किसानों को KCC देते हैं, उनको हम खाद बीज देते हैं, PDS दुकान चलाते हैं और सरकार की योजना अंतर्गत हम गेहूं उपार्जन का काम करते हैं। मतलब कुल मिला के हम सरकार का जितना भी उपक्रम है वो चलाते हैं और
अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। रेणुका सिंह, केंद्रीय जनजाति विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भूत बावन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से मंदिर प्रबंध समिति के सदस्य राजेंद्र शर्मा, गुरु एवं पुजारी श्री राम शर्मा ने श्री महाकालेश्वर भगवान का चित्र, प्रसाद और उत्तरीय वस्त्र भेंट कर रेणुका सिंह का सम्मान किया। तराना विधायक महेश परमार और गुजरात के विधायक दोनों आमने सामने हो गए और बयानबाजी काफी तेज हो गई। इधर उज्जैन जिले की तराना विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी ताराचंद गोयल को टिकट दिया है। गुजरात से आए विधायकों के सामने भाजपा कार्यकर्ता अपना विरोध दिखा रहे हैं, पर गुजरात से आए विधायक इस बात को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कोई विरोध नहीं हो रहा है। इसी को लेकर स्थानीय विधायक महेश परमार ने भी गुजरात से आए विधायकों को आड़े हाथों लिया और कहा कि वहां की जनता को इसके हाल पर छोड़कर आए हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर बढ़त तो बना ली है, लेकिन अब ये कदम उनकी परेशानी बन गया है। 39 में से 17 विधायक सीटों पर विरोध तेज हो गया है, जिसमें तराना विधानसभा भी शामिल है। इनके कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ, जो भी हमारे परिवार के लोग हैं, क्या आवश्यकता है उत्तर प्रदेश के विधायकों को यहाँ लाने की, क्या आवश्यकता है गुजरात के विधायकों को यहाँ लाने की, क्या आवश्यकता है अमित शाह जी को बार बार मध्य प्रदेश में दौरे करने की। ये सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने 18.5 साल में मध्य प्रदेश को लूटा है, किसानों को लूटा है, युवाओं के रोजगार को इन लोगों ने बेचा है। मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के साथ इन लोगों ने ठगी की है। अब ये तय हो चुका है कि इनका आना जाना बंद करने वाले हैं। अभी थोड़े समय गांव में बोर्ड लगने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ प्रवेश नहीं करें। मैं पूछना चाहता हूँ उन उत्तर प्रदेश और गुजरात के विधायकों से कि भैया जब यहाँ 3-3 महीने आप लोग पड़े रहोगे तो वहाँ की जनता का क्या होगा। भाजपा ने विरोध को दबाने के लिए डैमेज कंट्रोल पर काम करना शुरू कर दिया है। उधर गुजरात से आए विधायक ने भी महेश परमार को जवाब दिया है कि वे खुद घटिया में रहने वाले हैं और तराना के लिए बाहरी हैं। महेश परमार जो विधायक आरोप लगा रहे हैं ना, वो भी स्थानिक नहीं है, तराना के भी नहीं। उसको तो पता चलना चाहिए कि मैं भी तराना नहीं हूँ। वो कहाँ रह रहा है, अभी तराना में तो रहता नहीं है। हम तो गुजरात से एक पार्टी का कार्यकर के लिए आए हैं और हमारे अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब है ना, ये गुजरात के 6ठी बार आए हैं। इस बार भी मध्य प्रदेश शिवराज जी भी आएंगे, गुजरात मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, इसलिए आए हैं। सर, जिस तरह लोगों का विरोध चल रहा है, किस तरीके से विरोध को शांत करेंगे? विरोध तो है ही नहीं, एक तरफी है। अभी तो वो महेश परमार है ना, वो लड़ना ही नहीं चाहता अभी तो। उसको पता, आपको पता नहीं होगा, महेश परमार तो अभी लड़ना ही नहीं चाहता तराना में, ऐसा मैंने सुना है। अभी आप विजिट कर रहे हो तो किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा है। 25 से 30 हजार मत से जीतेंगे, इससे ज्यादा मत से जीतेंगे यहाँ से। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं उसमें, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं उस मामले में। ये तो कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। चामुंडा माता चौराहे पर तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बीएसएनएल विभाग की महिला अधिकारी की मौत के बाद पुलिस कंट्रोल रूम पर एडिशनल एसपी ने बस संचालकों की बैठक बुलाई। बस संचालकों को दी हिदायत। उज्जैन में 4 दिन पहले चामुंडा माता चौराहे पर तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बीएसएनएल विभाग की एक महिला अधिकारी की मौत हो गई थी। घटना के बाद शहर में बस संचालकों के खिलाफ आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था, तो वहीं यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में शुक्रवार को एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर ने पुलिस कंट्रोल रूम पर बस संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक में बस संचालकों को हिदायत दी गई कि वो ओवरलोड बस न चलाएं, नियत स्थान से ही बस चले, परमिट और फिटनेस का विशेष ध्यान दिया जाए, शहर में जगह जगह बस खड़ी ना की जाए, जिस जगह का परमिट है वहीं से बस चलाई जाए। यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज सभी बस संचालकों की बैठक बुलवाई गई थी और एडिशनल एसपी साहब, टीआई साहब और सबसे परिचय हुआ और उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो अभी उज्जैन में ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है उसके कारण देवास गेट पे जो जाम लग रहा है, इंदौर गेट पे जो जाम लग रहा है और बसों के कारण अव्यवस्था हो रही है, उसके लिए सुधारने के लिए निर्देश दिए हैं। और कुछ हम लोगों की समस्याएं थी कि गाड़ियाँ इधर की इधर आ रही हैं, इंदौर वाली गाड़ियाँ इधर आ रही हैं और ओंकारेश्वर वाली गाड़ियाँ जो अवैध चल रही हैं वो उन लोगों के अवैध बस स्टैंड से भरा रही हैं। तो उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए और हम लोगों ने भी शिकायत करी है, तो उसके लिए उन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे और आप लोग भी अपनी जो परमिट के नियमानुसार अपनी गाड़ियाँ चलाएं, उसके निर्देश दिए।
उसके लिए तो अब शहर में सभी प्रकार से दिक्कत, तो कोई बस के आगे अगर ट्रैफिक अपने ये ई रिक्शा वगैरह चल रही है तो अब ट्रैफिक तो जाम होता ही है अभी इस समय पे। ये सवारी दिखाते रहते हैं। हाँ, उसके लिए भी उन्होंने बोला है, तो हम भी हमारे कंडक्टरों को निर्देश दे रहे हैं कि अब कल से अपन ये व्यवस्था जमाएंगे कि बीच रास्ते में गाड़ी न रोकें जिसके कारण पीछे जाम हो। बस संचालकों की बैठक ली थी, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जो बस का परमिट जिस नियत स्थान से है वो बस वहीं से चलेगी, ओवरलोड ना करें तथा बस का परमिट और फिटनेस का ध्यान रखें। अगर बगैर परमिट चल रही है या फिटनेस नहीं है तो उस बस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस संचालकों को यह भी बताया गया है कि जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर हैं उनको ये वो बताएं कि अगर जगह जगह बस बीच रोड पे खड़ी मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो वो अपने व्यवस्थित रूप से चलें। इंदौर के एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शहीद पार्क पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस की सतर्कता के चलते नहीं जला सके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला। उज्जैन के शहीद पार्क पर शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ता व नेताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल ये प्रदर्शन इंदौर में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ था। यहाँ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस द्वारा बर्बरता की जा रही है, छात्रों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। इसी के विरोध में शहीद पार्क पर प्रदर्शन किया गया है। यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। इस दौरान पुलिस ने पुतला छीन लिया। प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ये प्रदर्शन एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में हुआ। हमारे एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष आशुतोष चोकसे जी के साथ एक अभद्र व्यवहार करके उनको लाठियों से तोड़ा गया है। डीएवी विश्वविद्यालय घेराव के दौरान कई हमारे एनएसयूआई के साथी घायल हुए हैं। आज उसके विरोध में हमने शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाया। जिस तरीके से छात्र विरोधी नीतियां और दमनकारी नीतियों के साथ शिवराज जी हम पर अत्याचार कर रहे हैं, आने वाले 2023 के चुनाव में हर छात्र उनको सरकार बदल के जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर आयोजित पत्रकार वार्ता को मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद से 2003 तक ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकार रही है। इन सरकारों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। इसका मतलब था मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल था जो देश के विकास में बाधक थे। 2003 में प्रदेश में उमा भारती जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने उस सरकार का नेतृत्व किया। भाजपा की सरकार ने प्रदेश को 20 सालों में बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाया, बंटाढार से बुलंदियों पर पहुंचाया, पिछड़े से अग्रणी बनाया, समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाया। मिस्टर बंटाढाल और कमलनाथ इस बात का जवाब दें कि 53 सालों में उनकी सरकारों ने प्रदेश के लिए क्या किया। पत्रकार वार्ता में विधायक पारस जैन, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, महामंत्री संजय अग्रवाल, सत्यनारायण खोईवाल, मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा, सह मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या उपस्थित थे। उज्जैन के विकास की बात करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाकाल लोक बनने के बाद उज्जैन में व्यापार और व्यवसाय के साथ साथ रोजगार में भी तेजी आई है। वहीं हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के सहयोग से हमने उज्जैन में रोजगार के कई संसाधन जुटाए हैं। इनमें प्रतिभा सिंटेक्स जो कि 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 11000 महिलाओं को आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा। यह सबसे बड़ी हमारी सरकार की रोजगार के संबंध में उपलब्धि है। एवं अमूल डेयरी प्लांट का लोकार्पण भी सितंबर माह में केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री कभी भी कर सकते हैं। उनसे तिथि मिलने के बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा। इसमें भी क्षेत्र के कई लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं 5 लाख लीटर दूध यहाँ प्लांट पर इकट्ठा किया जाएगा और इससे सारे उत्पाद बनेंगे जो देश भर में भेजे जाएंगे। इसके अलावा यूनिटी मॉल के निर्माण की राशि भी मंजूर हो चुकी है। यह यूनिटी मॉल ऐसा होगा जिसमें देश भर की हस्तशिल्प कला एवं अन्य कला के उत्पाद एक ही छत के नीचे पर्यटकों को देखने को मिलेंगे।
वहीं खेल के क्षेत्र में राजमाता स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का काम भी पूरा हो चुका है। इसका लोकार्पण भी 29 अगस्त को किया जा रहा है। इसके अलावा खेल गतिविधियों के लिए स्टेडियम में मान्य सुविधाएं भी जल्द जुटाई जा रही है। यात्रा का वर्णन किया है तो ये बात तो सत्य है कि हमारे अपने आज़ादी के बाद 1956 में मध्य प्रदेश बना है और 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद मोटे तौर पर अगर हम 2 टर्म छोड़ दें 77-80 वाले और एक 90 से 92 वाले, एक आध साल का संविधान सरकार की भी 67 की सरकार जोड़ लो तो कमोबेश पूरा शासनकाल लंबा निकला अगर किसी का तो वो कांग्रेस सरकार का है। और हम सब ने देखा कि कांग्रेस शासनकाल में मध्य प्रदेश के विकास का जो आयाम बनना चाहिए था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि स्टेट गवर्नमेंट में माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने हमारा अपना 20 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड 53 साल का प्रस्तुत करें। उनके समय कोई विकास नहीं हुआ। और जहां उज्जैन से मैं बात कर रहा हूँ तो उज्जैन का गली मोहल्ला कोना कोना हमारी सभी प्रकार के विकास की चीज़ें बता रहा। अकेले उज्जैन में 8000 करोड़ के निर्माण कार्य आज चल रहे हैं। इन विकास कार्यों के बलबूते पर हम आगे काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहाँ पर चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, धार्मिक पर्यटन, आवागमन के सभी मार्ग, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, सभी प्रकार की सुविधा लगातार बढ़ रही है। इसी के कारण से उज्जैन के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम अपने बाकी राज्यों में भी अपने जनाधार को बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। उज्जैन में इन दिनों चोर सक्रिय हैं। शास्त्री नगर गली नंबर 4 में बन रहे मकान का दिन दहाड़े दरवाजा लेकर जा रहे चोर को मकान मालिक ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। उज्जैन में लगातार चोरियां पूरे शहर में बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पुलिस बिल्कुल सुस्त दिखाई दे रही है। ताजा मामला आज सुबह का है, जहां शास्त्री नगर गली नंबर 4 में बन रहे मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर दरवाजा अपनी गाड़ी पर रखकर ले जा रहा था। अचानक मकान मालिक बाहर आया और उसने चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस गश्त करने की बात करती है, लेकिन सड़कों पर नजर नहीं आती। क्षेत्र के रहवासियों का कहना है कि आए दिन इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है और पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। पाइप तो पाइप गड्डी में क्या तो दुकान रहता कहाँ है तो बता। हाँ किराए से रहता है। वो डिटेल्स क्या कौन है? कौन ठेकेदार? उन्होंने बोला कि यहाँ से गेट उठा के लिया। वो भी संग में ही थे मेरे। तो कहाँ है वो अभी आने वाला है क्या? अरे वो आ रहा है क्या अभी आधे घंटे पहले की बात है। मैं मकान पे सरी करने के लिए आया तो मैंने देखा कि ये एक व्यक्ति ऊपर से गेट उतार के आ रहा था। तो मैंने इससे पूछा कि भैया आप कौन हो? तो बोले मुझे रितेश भैया ने पूछा है। तो मैंने इसका 2-5 मिनट वेट भी करा कि बुला लो कौन है रितेश भैया। मैं कभी हो सकता है कोई परिचित हो ले जा रहा हो, लेकिन ये वो बोले पाउच खाने का है किराने की दुकान पे। तो वहाँ से ये होके आया और फिर यहाँ आके यहाँ पाली पे बैठ गया। बोले पता नहीं वो भैया आ रहे हैं कहीं गए। तो मैंने बैठ जा जब चले जाना। तो 5 मिनट बैठा और फिर ये गाड़ी की चाबी लगा के, गाड़ी भी शायद चोरी की, पता नहीं नंबर प्लेट किसकी है नहीं। तो ये ने चाबी लगा के गाड़ी आगे बढ़ा ली और मैंने गाड़ी इसकी पकड़ ली कि पहला रितेश भैया को बुला ले, तू ये गेट ऐसे कैसे ऊपर गच्ची पे से उतार के ले आया। तो उसके बाद फिर मेरे को शक हुआ तो मैंने इसको फिर रोका और इसको फिर पकड़ के मैंने पुलिस को सूचना दी। जिला न्यायालय परिसर में 1 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के आयोजन में सेवाधाम आश्रम के नन्हे मुन्ने विशेष बच्चों के द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प एवं राखियों की 1 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में न्यायाधीश R.K. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मुख्य आतिथ्य में सदगुरु रणछोड़ दास जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से सुनील कुमार विशेष न्यायाधीश, कपिल भारद्वाज जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कीर्ति कश्यप षष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम एवं परिदर्शक सुनील कुमार शोक, नवम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शशिकांत वर्मा, सप्तम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विवेक चंदेल, अष्टम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेश जैन, JMFC अतुल यादव, JMFC सीताराम दास, JMFC राजेंद्र सिंह सिंगार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रेश मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी
पैरालीगल वॉलेंटियर पिंकी यादव, प्रीति धाकड़ सहित न्यायालयीन समस्त कर्मचारी, कार्यालयीन स्टाफ एवं अधिवक्तागण उपस्थित रहे। न्यायाधीश वाणी ने सेवाधाम आश्रम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल को काफी सराहा और कहा कि आगामी रक्षाबंधन पर्व पर दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाई गई राखियों का प्रदर्शन एवं वितरण काफी प्रभावशाली रहा और इससे जो भी राशि एकत्रित होगी वो बच्चों के कल्याण में लगाई जाएगी। बनाए बच्चों ने, पोतियाँ बनाई थी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गुजरात की विधायक दर्शना वाघेला, निगम सभापति कलावती यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने चंदूखेड़ी रोड बामोरा में 33/11 केवी उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। इस तरह शांति धाम में शोक सभा मंडप एवं बाउंड्री वॉल्व के निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। शांति धाम में दोनों कार्यों की लागत लगभग 10 लाख रुपए रहेगी। एमपीईबी की ग्रिड की लागत 2 करोड़ 60 लाख रुपए होगी। ग्रिड के बनने में ग्राम बामोरा सहित आसपास के आकाशोदा, असलाना, नलवा, सेमदिया, बूचाखेड़ी, खेमासा, देवराखेड़ी, चंदूखेड़ी सहित गांवों के लगभग 5000 उपभोक्ताओं को विद्युत समस्या से छुटकारा मिलेगा। इस अवसर पर ग्राम बामोरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वागत भाषण रवि वर्मा ने दिया। अतिथियों का स्वागत सरपंच सीमा जाट एवं उनके प्रतिनिधि गोपाल जाट ने साफा बांधकर पुष्पहारों से स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए हैं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। ग्रिड के बनने से क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। वहीं नल जल योजना के अंतर्गत हर घर नलों से पानी पहुंचेगा। सरकार हरदम प्रयास कर रही है कि ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आए। असरवा विधानसभा क्षेत्र गुजरात की विधायक दर्शना वाघेला ने भी उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आपने क्षेत्र में एक उच्च शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर मोहन यादव का चयन किया है, वो स्वागत योग्य है। इनके द्वारा अनेकों विकास के कार्य कराए गए हैं, चाहे उद्योग हो या मेडिकल हब या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कोर्स खोलने का काम हो। ऐसे कितने ही काम इनके द्वारा करवाए गए हैं। शिक्षित व्यक्ति की एक अलग ही पहचान होती है। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू कर बहनों के खातों में प्रतिमाह 1-1 हजार रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस राशि में सरकार समय समय पर बढ़ोतरी कर 3000 रुपए तक राशि बहनों के खातों में जमा करने की कार्यवाही की जाएगी। एमपीईबी ग्रामीण के अधिकारी सेठ और सरपंच प्रतिनिधि गोपाल जाट ने बताया कि बामोरा क्षेत्र में 33/11 उपकेंद्र की सौगात मिलने से क्षेत्र की समस्या, वहीं ट्रिपिंग एवं वोल्टेज की समस्या भी समाप्त होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड STC संभाग उज्जैन योजना के अंतर्गत ग्रिड बनाया जाएगा। इस ग्रिड से वर्तमान में 5000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में बहुत ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होगा और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगा। अभी वर्तमान में चंदूखेड़ी उपकेंद्र से निर्गमित 2 फीडर सप्लाई है। पहला चंदूखेड़ी घरेलू फीडर एवं अम्बोदिया घरेलू फीडर है। बामोरा में उपकेंद्र बनने से बामोरा गांव की लंबाई मात्र 1 किलोमीटर की हो जाएगी, जिससे वोल्टेज की समस्या से निजात एवं ट्रिपिंग में कमी होगी। मेरी बहनें मेरे सामने खड़ी है, बैठी है और मेरे भाई हैं और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो। मैं 4 दिन से यहाँ दक्षिण उज्जैन विधानसभा में सबके साथ मिल रही हूँ, सबके साथ बात कर रही हूँ और ये विधानसभा में क्या काम चल रहा है वो भी मैं देख रही हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ मैं बोल रही हूँ
कि मुझे अभी एक भी लोग ऐसा नहीं मिला कि विधानसभा में कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा कि भाई साहब के लिए किसी ने गलत नहीं किया। मैं भी स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल रही हूँ, ऐसे मुझे पता है कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसकी सोच भी अलग होती है, उसके काम करने का ढंग भी अलग होता है। ये जोरदार तालियां बहन अपनी दर्शना जी के लिए, और एक और दीदी नगर निगम के सभापति कलावती दीदी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। समूचे मंच के लिए मंडल अध्यक्ष महामंत्री क्या बोले, गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। दर्शना जी मैं बताना चाहूँगा, हमारे पूरे दक्षिण क्षेत्र के अंदर सरपंच रह चुके, पत्नी भी सरपंच। इस गांव की विशेषता है कि ये सारा गांव हमारा अनुसूचित जनजाति जाति बहुल है, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जब भी चुनाव आता है 2003 के बाद 100% बीजेपी में वोट डलता ही है। पूरे गांव की विशेषता, कुछ भी कर ले कांग्रेस, कुछ भी प्रकार के लालच दे दे, कुछ भी परेशान कर दे, लेकिन ये डरते भी नहीं है, ईमानदारी से अपने मोर्चे पर। रमेश भैया ठीक है कि नहीं? और हमारा अपना एक रास्ता था, ये भी कच्चा था, लेकिन गांव का वो रास्ता भी पक्का बना। सामने के मंदिर चमचमा रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अंदर के गांव की सड़कें आपको दिखाई दे रही है। यहाँ स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल अपन ने खुलवाया। स्कूल में कमरे कम पड़े तो 3 कमरे अलग बनवाया। अभी नया फिर प्रस्ताव आया है सीमेंट कंक्रीट का, घबराना मत, पानी बना के देंगे, कोई नहीं बना के देंगे। इसमें लगभग 8 गांव लाभान्वित होंगे और ये लगभग 2.5 करोड़ का है, और इसमें लगभग अभी वर्तमान में 5,000 होंगे। उसके बाद प्रोग्रेस में लगभग 30,000 लोगों को ये ग्रिड सप्लाई दे सकता है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि अभी चूंकि चंदूखेड़ी से आ रही है लाइट, तो यहाँ से पास पड़ेगा बमोरा, तो बमोरा की लाइन फॉल्ट नहीं होगी, लगभग 24 घंटे उसकी सप्लाई मिलेगी। क्या क्वालिटी बढ़ेगी लाइट की? हाँ, लाइट की सप्लाई अच्छी बढ़ेगी, स्टाफ मिलेंगे, और ग्रिड की लेंथ, लाइन की लेंथ छोटी होगी तो लाइन की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। कब तक ये तो हमारे हाथ में है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 6 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारे गांव में एक नवीन ग्रिड स्वीकृत हुआ है, जिसमें करीबन 12 गांवों को यहाँ से बिजली मिलेगी, सप्लाई होगी। पहले चंदूगढ़ी सप्लाई होती थी, तो ये माननीय मंत्री जी ने सौगात दी है। उसके साथ में शमशान शेड में खड़े रहने की जगह नहीं थी, इसलिए इन्होंने विधायक निधि से 5 लाख रुपये शेड बनाने के दिए हैं, और आज विधिवत भूमि पूजन हुआ है, और सभी ग्रामीणों को बड़ा हर्ष और खुशी की लहर है। रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम है, और माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं आपके कार्यकाल में? मेरे क्षेत्र में तो सरपंच बनने के बाद में 1 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है। बमोरा से रत्नाखेड़ी चिंतावन, और ये ग्रिड बन रहा है। एक सड़क और दी थी कांकरेट, इनने वो बना दिया, स्कूल में भी बन रहा है, और एक आंगनबाड़ी भवन में एक टंकी है पानी की। तो सभी सौगातें माननीय मंत्री जी ने दी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार। लंबे समय बाद हुई पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। इसके चलते चयनित हुए पटवारी परेशान हो रहे हैं। काफी लंबे समय बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के लाखों युवाओं ने भाग लिया था, और परीक्षा का परिणाम भी आया, और हजारों चयनित अभ्यर्थियों ने खुशी भी मनाई। मगर ग्वालियर में NRI कॉलेज सेंटर में पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम में हुई धांधली के बाद मुख्यमंत्री द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, जिसे लेकर परीक्षा पास करने वाले चयनित पटवारियों ने शुक्रवार को कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पैरेलल ज्वाइनिंग देने की मांग की। आपको बता दें कि ग्वालियर में NRI कॉलेज में बने सेंटर पर जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, उसमें से 7 ने टॉप 10 में जगह बनाई थी। इसके बाद से परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ गए। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया, वहीं इंस्टीट्यूट भी सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए जांच के आदेश दिए थे। हमारी जो पटवारी की भर्ती थी उसे संदेह के आधार पर ही निरस्त कर दिया गया, मतलब रोक लगा दी गई है उस पर, तो हम उसके विरोध में आए हुए हैं। अभी हम लोग बहुत ही मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। 2 महीने हो गए हम लोगों की कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और ना ही कोई दूसरा काम हो पा रहा है। सिर्फ संदेह के आधार पर एक भर्ती की प्रक्रिया रोक देना हम जैसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ तो नाइंसाफ़ी है ही ना। सर, एज अ मैरिड वुमेन तो बहुत मुश्किल आती है पढ़ने में, घर भी संभालना पड़ता है और फिर पढ़ाई के लिए भी टाइम देना पड़ता है, तो मुश्किलें तो सभी को आती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तो मुश्किलें तो जितनों ने भी एग्ज़ाम पास किए, सब ने अपने अपने लेवल पे अपना स्ट्रगल किया है। सो
स्ट्रगल तो सभी का। क्या डिमांड करना चाहिए सर हमारी तो सिर्फ एक यही डिमांड है कि पैरेलल ज्वाइनिंग दी जाए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर हमसे शपथ पत्र लिया जाए और हमें तो पैरेलल ज्वाइनिंग दी जाए। जी सर, अभी हम लोगों का जब 30 तारीख को रिज़ल्ट आया था, उसके बाद में हम सब लोगों के घर में बहुत सारी खुशियाँ आई थी। बहुत सारे लोगों के घर में पहली बार सरकारी नौकरी की सौगात आई थी। लेकिन किसी एक सेंटर पर जो ग्वालियर में है, उस पर संदेह के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उस दिन ट्वीट किया था कि मैं पूरी भर्ती प्रक्रिया पे अभी रोक लगा रहा हूँ, क्योंकि एक सेंटर के संदेह पे अभी भर्ती प्रक्रिया को आगे वो नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। फिर उन्होंने एक कमेटी बिठाने की घोषणा की थी कि मैं एक जांच आयोग बिठा रहा हूँ जो जांच करेगी कि कहाँ गड़बड़ी हुई है। तो हम लोगों की आज की मांग यही है कि हम सारे लोग जो सिलेक्टेड पटवारी हैं, जो लगभग 8600 लोग हैं, उन लोगों की मांग यही है कि हम लोग कोई भी जांच के विपक्ष में या जांच के अपोज में नहीं बोलना चाहते। हम सब लोग जांच से सहमत है, आप जांच करिए। हम लोगों का तो यह भी कहना है कि हम लोगों की नियुक्ति जांच के साथ साथ दे दी जाए, और नियुक्ति के साथ में जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँ तो उसके साथ हमारे से एक शपथ पत्र लिया जाए, जिसमें हम लोग बाकायदा लिख के देने के लिए तैयार हैं कि अगर हम लोग कोई दोषी पाया जाता है तो हमारे ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाए। फ्रीगंज के निर्माणाधीन हॉस्पिटल से 2 लाख के तार के बंडल चोरी हो गए। मामले की जांच नीलगंगा पुलिस कर रही है। माधव क्लब मार्ग पर एक निजी अस्पताल बन रहा है, जहां 2 लाख से अधिक की चोरी हो गई है। चोरी की घटना को लेकर नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले में पता लगा रही है। वहीं काम करने वाले से भी मिलीभगत की आशंका है। जानसापुरा निवासी अंकित यादव की तरफ से चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस को बताया गया कि माधव क्लब 3 बत्ती चौराहा मार्ग पर SN कृष्णा हॉस्पिटल निर्माणाधीन है। यहां से बिजली के पॉलीकैप कंपनी के वायर 2.5 mm के 8 बंडल व 1.5 mm के 11 बंडल चोरी हुए हैं। जहां से माल चोरी हुआ है वहां ताला लगा रहता है। बिना ताला टूटे माल गया है, इसलिए आशंका वहीं के किसी वर्कर की मिलीभगत पर है। ये 22 तारीख को शाम को 6 बजे केबल्स आए थे, कम से कम 12 लाख की केबल्स आई थी पॉलीकैप्स की, जो कि चेक करके गोदाम के अंदर शाम को 6 बजे रख दी गई। फिर उसके बाद जब अगले दिन 23 को सुबह 9:30 बजे स्टोर रूम हमने खोला, जो कि लॉक था, तो उसमें से वो केबल मिसिंग थी। बस यही हुआ। इसके बाद सबको जानकारी दी इस बात की। फिर पुलिस ने नीलगंगा थाने पर अपने प्रकरण में दर्ज करवाया कि स्टोर रूम में ताला लगा था, फिर भी केबल चोरी हो गई, जिसकी चाबी चौकीदार के पास रहती है स्टोर रूम की। तो उसके बाद भी नाइट पर अपने यहाँ 2 गार्ड है, और डे में भी, दिन में भी 2 गार्ड है। उसके बाद भी ये कलेक्टर जिला उज्जैन के निर्देश अनुसार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला उज्जैन द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को CMHO डॉक्टर दीपक पिप्पल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली मातृ एवं शिशु चिकित्सालय चरक भवन से प्रारंभ हुई एवं विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए मतदाता जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार किया गया। रैली में डॉक्टर रेणुका डामोर, जिला क्षय अधिकारी, डॉक्टर रौनक LV, RBS के नोडल अधिकारी, ग्लोबल प्रशांति से दीपिका व्यास एवं नर्सिंग के छात्र छात्राएं, SSG मेडिकल इंस्टीट्यूट से रविंद्र परमार व नर्सिंग के छात्र छात्राएं, विभाग के विभिन्न अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। रैली में नर्सिंग के छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे थे। इनके द्वारा तख्तियों एवं नारों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन डॉक्टर दीपक पिप्पल द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत यह आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश में निर्वाचन का काम शुरू हो गया है और हम इस 2023 के लास्ट में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए हमारे जो लोग थे, हमारा जो स्टाफ था, उनके लोगों के द्वारा हमने जन जागरूकता रैली निकाली, जिससे जन सामान्य में मतदान को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे नए वोटर्स हैं उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए हमने रैली निकाली, जिससे कि हमारा मतदान प्रतिशत बढ़े, वोटर का अधिकार वोटर समझे और मतदान करना बहुत जरूरी है, ये पहचान। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।